गुड इवनिंग दोस्तों, मैं ललन कांत आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इन दिनों हम लोग भारतीय इतिहास पढ़ रहे हैं और भारतीय इतिहास को पढ़ाने के क्रम में पहले ही लेक्चर में हम बता दिए थे कि भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित करके पढ़ा जाता है, जिसमें पहला भाग प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा भाग मध्यकालीन भारत का इतिहास और तीसरा भाग आधुनिक भारत का इतिहास कहलाता है। अभी हम लोग भारतीय इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और प्राचीन भारत का इतिहास लगभग 3 या 4 लेक्चर में अब हम लोग पूरी तरह समाप्त कर देंगे। उसके बाद हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत दक्षिण भारत का इतिहास अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। दक्षिण भारत के इतिहास को दोस्तों 2 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है, जिसमें दक्षिण भारत का इतिहास का प्रथम भाग और दक्षिण भारत का इतिहास का द्वितीय भाग कहलाता है। दक्षिण भारत का इतिहास का प्रथम भाग को हम 3 लेक्चर में कंप्लीट किए थे तथा दक्षिण भारत के इतिहास के प्रथम भाग के अंतर्गत 3 राजवंशों के बारे में हम लोग पढ़े थे, चेर राजवंश, चोल राजवंश और पांड्य राजवंश। दक्षिण भारत का इतिहास का प्रथम भाग जो है संगम युग भी कहलाता है और यह संगम जो होता था तमिल कवियों की एक गोष्ठी होती थी, यानी कि बैठक होती थी, सभा होती थी और उस सभा में कुछ प्रमुख निर्णय लिए जाते थे और उसी निर्णय के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की गई है तथा यही ग्रंथ दक्षिण भारतीय इतिहास का प्रथम भाग का ऐतिहासिक स्रोत भी है। इस कारण जो है वे ग्रंथ जो हैं, जैसे शिल्पादिकारम हो गया, मणिमेखलम हो गया, ये सब 4-5 ग्रंथ के बारे में हम पढ़ाए थे। जो आपको प्रीवियस वाला सब वीडियो अगर देखेंगे, दक्षिण भारत का इतिहास का प्रथम भाग का वीडियो हम 3 लेक्चर में कंप्लीट किए हैं और जिसे आप अगर देखते हैं तो सभी बातें स्पष्ट रूप से आपको मिल जाएंगी और जिसे पढ़कर आप दक्षिण भारत के इतिहास का बहुत अच्छे ज्ञाता बन जाएंगे। अभी हम लोग दोस्तों दक्षिण भारत का इतिहास का द्वितीय भाग पढ़ रहे हैं और इसे हम 3 लेक्चर में सजाने का कोशिश किए थे, लेकिन 3 लेक्चर में कंप्लीट नहीं हो पाया। यह 4 लेक्चर में कंप्लीट होगा। इससे संबंधित, इस अध्याय से संबंधित जो शीर्षक हम सेट किए हैं दक्षिण भारत का इतिहास का द्वितीय भाग, ये 4 लेक्चर में कंप्लीट होगा और आज का लेक्चर जो है यह तीसरा लेक्चर है। दोस्तों, दक्षिण भारत का इतिहास का द्वितीय भाग को पढ़ने के क्रम में हम 6 राजवंशों के बारे में मुख्य रूप में पढ़ेंगे। आइए थोड़ा मैप से देखते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर विंध्य पर्वत है और विंध्य पर्वत को ही, ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, कई बार प्रश्न भी पूछा गया है कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत की सीमा कौन सी भौगोलिक स्थिति निर्धारित करती है। तो विंध्य पर्वत जो है, विंध्य पर्वत ऐसे पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है और विंध्य पर्वत ही दक्षिण भारत और उत्तर भारत का सीमा निर्धारित करता है। यानी कि ये विंध्य पर्वत के ऊपर उत्तर भारत कहलाता है और विंध्य पर्वत के नीचे दक्षिण भारत कहलाता है। तो दोस्तों, दक्षिण भारत के इतिहास का द्वितीय भाग को पढ़ने के क्रम में हम लोग 6 राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला जो हम पढ़ाए थे दोस्तों पल्लव राजवंश के बारे में पढ़े थे, जिसके संस्थापक सिंह विष्णु थे। उसके बाद वातापी या वादामी के चालुक्य वंश के बारे में हम लोग पढ़े, जिसके संस्थापक जय सिंह या पुलकेशिन प्रथम थे और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। उसके बाद हम लोग वेंगी के चालुक्य वंश के बारे में पढ़े, जिसके संस्थापक विष्णुवर्धन थे। फिर हम लोग राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में पढ़े और राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में और कल्याणी के चालुक्य वंश के बारे में आज के तीसरे लेक्चर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में और कल्याणी के चालुक्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। चोल राजवंश का एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे जो दक्षिण भारत का इतिहास का द्वितीय भाग का चौथा लेक्चर होगा। और क्योंकि चोल राजवंश दोस्तों एक दक्षिण भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश है और इसमें बहुत सारे फैक्ट है, इसलिए इसको हम एक अलग से ही एक अकेला वीडियो इसका बनाएंगे। तो
आज हम लोग राष्ट्रकूट और कल्याणी के चालुक्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना कोई समय व्यर्थ किए, बिना कोई समय गवाए शुरुआत करते हैं। मैं फिर से आप सभी को अपने YouTube चैनल आस्था जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, पहला जो राजवंश है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है राष्ट्रकूट राजवंश। राष्ट्रकूट राजवंश, राष्ट्रकूट राजवंश जो है दोस्तों, इधर मैप में देखें तो पश्चिमी घाट पर्वत जो है उसके पश्चिम में और कुछ पूर्व में भी महाराष्ट्र के क्षेत्र में, महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र में राष्ट्रकूट वंश के स्थापना किया जाता है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया जाता है। वातापी या वादामी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय रहता है। इसी के सामंत दंती दुर्ग रहता है। दंती दुर्ग में इसके कोई सेनापति रहे होंगे। दंती दुर्ग ये वातापी या वादामी के चालुक्य वंश के अंतिम शासक जो कीर्तिवर्मन द्वितीय थे, इसी के सामंत थे दंती दुर्ग, जिन्होंने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया था। और इन्होंने दंती दुर्ग ने कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराया था और वातापी के चालुक्य वंश को समाप्त करके अपनी राजवंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया था। संस्थापक अगर देखा जाए तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग हैं, जिन्होंने इस वंश की स्थापना 752 ईस्वी में किया था। इसकी और अपनी राजधानी मान्यखेत को बनाया था। अपनी राजधानी, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कई बार पूछा गया दोस्तों, मान्यखेत। कुछ प्रमुख शासक के बारे में, राष्ट्रकूट वंश के कुछ प्रमुख शासक के बारे में देखा जाए तो कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद, अमोद वर्ष, कृष्ण टू, इंद्र टू और कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय दोस्तों इस वंश का सबसे अंतिम शासक माना गया। इसकी कुछ खास उपलब्धि नहीं है, लेकिन चूंकि ये अंतिम शासक है इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग हैं, जिन्होंने इस वंश की स्थापना 752 ईस्वी में किया था तथा अपनी राजधानी मान्यखेत को बनाया था। इस वंश के कुछ प्रमुख शासक में अगर देखा जाए तो कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद, अमोद वर्ष, कृष्ण टू, इंद्र 3 और कृष्ण 3 इस राजवंश के शासक थे। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा का एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम कैलाश मंदिर है, इसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था और वर्तमान में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इसे एकाश मंदिर भी कहा जाता है। कन्नौज में चल रहे त्रिपक्षीय संघर्ष में दोस्तों, कन्नौज यहाँ पर जो है, कन्नौज है उत्तर भारत में, वहां पर त्रिपक्ष संघर्ष चलता है। तो इनके 3 राजवंशों के बीच संघर्ष चलता है। तो कौन कौन से राजवंश? पाल राजवंश, प्रतिहार, गुज्जर प्रतिहार राजवंश और राष्ट्रकूट राजवंश के बीच संघर्ष चलता है। और इस संघर्ष में राष्ट्रकूटों की तरफ से भाग लेने ध्रुव पहुंचा था। राजा ध्रुव पहुंचा था। और कन्नौज में चल रहे त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले कौन थे? राजा ध्रुव। इन्होंने क्या किया था? ध्रुव ने प्रतिहार राजा वत्सराज और पाल राजा धर्मपाल को हराया था तथा कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। कन्नौज में चल रहे त्रिपक्षीय संघर्ष में जो संघर्ष पाल राजा, गुज्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच चलता है, राष्ट्रकूटों की तरफ से राजा ध्रुव कन्नौज में चल रहे त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने गया था और ध्रुव द्वारा प्रतिहार राजा यानी कि गुज्जर प्रतिहार राजा वत्सराज और पाल राजा धर्मपाल को हराया था और कन्नौज पर लगभग अधिकार कर लिया था। इस वंश का अंतिम शासक अगर देखा जाए तो कृष्ण 3 था। इस वंश का अंतिम शासक कृष्ण 3। कृष्ण 3 के दरबार में कन्नड़ भाषा के एक कवि पौन रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना किया था। ये एक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कृष्ण 3 के दरबार में एक कन्नड़ भाषा के कवि रहते थे जिसका नाम पौन था और पौन ने ही शांति पुराण की रचना की है। राष्ट्रकूटों द्वारा सभी धर्मों को बढ़ावा दिया गया था। इसका उदाहरण के रूप में देखा जाए तो एलोरा और एलिफेंटा का गुफा मंदिर है, जिसमें कुल गुफाओं की संख्या जो है 34 है। कुल गुफाओं की संख्या 34 है। एलोरा का गुफा का इस प्रकार वर्णन है
गुफा संख्या 1 से 12 बौद्ध धर्मों के लिए है, 13 से 29 हिंदू धर्म के लिए है और 30 से 34 यानी कि 5, कुल 5। यहां पर 5 हो जाएगा दोस्तों, 5, यहां तो 12 ही होगा, 5, 12, 5 और 12 हो गया 17 और ये यहाँ 17, 17 दूनी 34, 17। तो 17 गुफाएं जो है हिंदू धर्म के लिए है, 12 गुफाएं बौद्ध धर्म के लिए और 5 गुफाएं जैन धर्म के लिए। गुफा संख्या 1 से 12 तक बौद्ध धर्म के लिए है, 13 से 29 तक हिंदू धर्म के लिए है और 30 से 34 तक जैन धर्म के लिए है। तो इससे साबित होता है कि राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा सभी धर्मों को बढ़ावा दिया गया था। बौद्ध गुफाओं में ये 1 से 12 तक जो बौद्ध गुफा है दोस्तों, इसमें एक फैक्ट हम पढ़ेंगे मात्र। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रमुख, सबसे प्रसिद्ध गुफा जो था उसका नाम विश्वकर्मा गुफा था तथा यह गुफा संख्या 10 का नाम विश्वकर्मा गुफा माना गया है तथा बौद्ध गुफाओं में यह सबसे प्रसिद्ध गुफा है। अब उसके बाद दोस्तों हम लोग चालुक्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। कौन चालुक्य वंश के बारे में? तो कल्याणी के चालुक्य वंश के बारे में। कल्याणी के चालुक्य वंश के बारे में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक के रूप में कर्क द्वितीय को माना गया है। इसी को तेलप द्वितीय द्वारा पराजित किया जाता है और इधर यहाँ महाराष्ट्र के क्षेत्र में कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किया जाता है। तो कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तेलप द्वितीय। इन्होंने अपनी आरंभिक राजधानी मान्यखेत, जो कि राष्ट्रकूट वंश की भी राजधानी होती है, आरंभिक राजधानी मान्यखेत होती है क्योंकि इसी को हराकर राष्ट्रकूट राजा कर्क द्वितीय को हराकर कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किया गया था। इसलिए कल्याणी के चालुक्य वंश का आरंभिक राजधानी मान्यखेत होती है तथा बाद में राजधानी जो बनाया जाता है कल्याणी को बनाया जाता है। तो आइए कल्याणी के चालुक्य वंश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चालुक्य वंश यानी कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक जो थे तेलप द्वितीय थे। इन्होंने इस वंश का स्थापना 973 ईस्वी में किया था। राष्ट्रकूट वंश के शासक जो थे कर्क द्वितीय की हत्या कर राष्ट्रकूटों के ध्वंसावशेष पर कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तेलप द्वितीय ने किया था। राष्ट्रकूटों के एक शासक होते हैं जिसका नाम कर्क द्वितीय होता है। इसी की हत्या कर राष्ट्रकूटों के ध्वंसावशेष पर, और इसकी हत्या मैंने कर्क द्वितीय की हत्या करने के साथ ही इसके साम्राज्य को भी पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया था, इसलिए यहाँ ध्वंसावशेष लिखा गया है। और उसी के ध्वंसावशेष पर तेलप द्वितीय द्वारा कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किया जाता है। और आरंभिक राजधानी कल्याणी के चालुक्य वंश की आरंभिक राजधानी मान्यखेत होती है। आरंभिक राजधानी मान्यखेत और बाद में राजधानी इन्होंने कल्याणी को बनाया था और इसी के कारण इसको कल्याणी के चालुक्य वंश कहा जाता है। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा अगर देखा जाए तो विक्रमादित्य 6 है। दोस्तों भारतीय इतिहास में कुछ राजा हुए हैं जिन्होंने अपनी विजय के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले भारतीय इतिहास में कुल 14 राजा देखने को मिलते हैं। उनमें से विक्रमादित्य 6 कल्याणी के चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा थे। इसी के दरबार में विल्हन एक महान कवि थे और विज्ञानेश्वर भी एक महान कवि थे जो विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। विज्ञानेश्वर की रचना अगर देखा जाए तो विज्ञानेश्वर ने हिंदू विधिवेता पर आधारित मिताक्षरा की रचना, मिताक्षरा के रचयिता कौन थे? विज्ञानेश्वर। मिताक्षरा के रचयिता विज्ञानेश्वर थे। और इतना याद रखना है तो दोस्तों हिंदू विधिवेता पर आधारित एक ग्रंथ की रचना विज्ञानेश्वर द्वारा किया गया था जिसका नाम मिताक्षरा था। और विल्हन की रचना अगर देखा जाए, विल्हन की रचना विक्रमांक देवचरित विल्हन की रचना है। इसमें विक्रमांक देवचरित में विक्रमादित्य 6 के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें विक्रमादित्य 6 के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। अंतिम शासक अगर देखा जाए, ये कल्याणी के चालुक्य वंश के अंतिम शासक सोमेश्वर चतुर्थ थे जो तेलप तृतीय का पुत्र था। अंतिम शासक कौन था? सोमेश्वर चतुर्थ था जो तेलप तृतीय का पुत्र था। इसी
इस वंश में, यानी कि ये कल्याणी के चालुक्य वंश में, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर दोस्तों, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है, अगर देखा जाए तो आज के संदर्भ में अगर इसको लागू किया जाए तो समाज बहुत लाभदायक हो सकता है, इसलिए इस फैक्ट को हम सजा दिए थे। इस वंश में ग्राम के अधिकारी को गोमुंड कहा जाता था। ग्राम के अधिकारी, सरकारी अधिकारी होते थे, ग्राम के सरकारी अधिकारी, उसको गोमुंड कहा जाता था, जिसकी नियुक्ति सीधा केंद्र द्वारा किया जाता था, जिसकी नियुक्ति सीधा केंद्र द्वारा किया जाता था। और यहाँ दोस्तों गोमुंड है, गोमुंड ग्रामीण अधिकारी को गोमुंड कहा जाता था, जिसकी नियुक्ति सीधा केंद्र द्वारा किया जाता था। इस प्रकार जो ग्रामीण क्षेत्र जो होता था, कल्याणी के चालुक्य वंश के साम्राज्य में काफी सुखी संपन्न ग्रामीण क्षेत्र होते थे। तो ये था दोस्तों आज का क्लास, जिसमें हम लोग राष्ट्रकूट वंश और कल्याणी के चालुक्य वंश के बारे में पढ़े। माफ कीजिएगा दोस्तों, एक आवश्यक फोन आ गया था। दोस्तों ये था आज का क्लास, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से राष्ट्रकूट राजवंश और कल्याणी के चालुक्य राजवंश के बारे में पढ़े, तथा इस राजवंशों के संदर्भ में आवश्यक जो फैक्ट होता है, अति आवश्यक जो तथ्य है, उसके बारे में पढ़े। मुख्य बिंदु को हम सजाए हैं दोस्तों। पूरा अगर पढ़ा जाए तो राष्ट्रकूट वंश 4-5 लेक्चर हो जाएगा, उतना प्रश्न भी नहीं पूछे जाते। जो मुख्य परीक्षा में पूछने योग्य जो प्रश्न बनते हैं, उन्हीं सब प्रश्न को हम सजाए हैं। आइए फिर से एक बार इसको हम रिकॉल कर देते हैं। दोस्तों 3 राजवंश के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, पल्लव राजवंश, वातापी के चालुक्य वंश और वेंगी के चालुक्य वंश। आज हम लोग राष्ट्रकूट और कल्याणी के चालुक्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक जो होते हैं कीर्तिवर्मन द्वितीय होते हैं, और इसी के सामंत दंतिदुर्ग रहते हैं, जिन्होंने कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराया था और अपने राजवंश राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किया था। अर्थात इसके संस्थापक देखा जाए तो दंतिदुर्ग हैं, जिन्होंने इस वंश की स्थापना 752 ईस्वी में किया था तथा अपनी राजधानी मान्यखेत को बनाया था। इस वंश के कुछ प्रमुख शासक के बारे में देखा जाए तो कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद, अमोद वर्ष, कृष्ण 2, इंद्र 3 और कृष्ण 3। कृष्ण 3 इस राजवंश के अंतिम शासक के रूप में देखा जाता है इसको। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा के दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था, और वर्तमान में यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इसे एकाश मंदिर भी कहा जाता है। दोस्तों कन्नौज में, यहाँ उत्तर भारत में स्थित कन्नौज में त्रिपक्षीय संघर्ष चलता है, और यह 3 राजवंशों के संघर्ष को त्रिपक्षीय इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया है, जिसको पाल राजवंश, गुर्जर प्रतिहार राजवंश और राष्ट्रकूट वंश। तो त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने के लिए राष्ट्रकूटों की ओर से ध्रुव गए थे। इन्होंने प्रतिहार राजा वत्सराज और पाल राजा धर्मपाल को हराया था और कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। इस वंश का अंतिम शासक कृष्ण तृतीय थे। कृष्ण तृतीय के दरबार में कन्नड़ भाषा के एक प्रसिद्ध कवि रहते थे, जिसका नाम पौन था, पौन, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। शांति पुराण के रचयिता कौन है? पौन। पौन कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे। राष्ट्रकूटों द्वारा सभी राजवंश, दोस्तों राष्ट्रकूट राजवंश के राजाओं द्वारा सभी धर्मों को लगभग बढ़ावा दिया गया था, जिसके उदाहरण के रूप में देखा जाए तो एलोरा और एलिफेंटा का गुफा है। एलोरा का गुफा का वर्णन इस प्रकार है दोस्तों, जिसमें कुल 34 गुफाएं हैं। कुल 34 गुफाएं हैं। गुफा संख्या 1 से 12 तक बौद्ध धर्म के लिए है, 13 से 29 तक कुल 17 गुफाएं जो है हिंदू धर्म के लिए है। 1 से 12 तक कुल 12 गुफा बौद्ध धर्म के लिए, 13 से 29 कुल 17 गुफा हिंदू धर्म के लिए, और 30 से 34 कुल 5 गुफा जैन धर्म के लिए है। बौद्ध गुफाओं में से सबसे प्रसिद्ध गुफा जो है वह गुफा संख्या 10 है, जिसे विश्वकर्मा गुफा भी कहा जाता है। दोस्तों उसके बाद हम लोग कल्याणी के चालुक्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। कल्याणी के चालुक्य वंश के शासक जो तेलप द्वितीय हैं, इन्होंने ही कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किया था 973 ईस्वी में। कर्क द्वितीय, जो कि औपचारिक रूप से उस समय राष्ट्रकूट राजवंश के एक शासक रहते हैं, उसी को पराजित कर
उसी की हत्या कर, कर्कद्युति की हत्या कर तेलपदुत्य ने राष्ट्रकूटों के धनसा अवशेष, इसका कर्कद्युति की हत्या कर दोस्तों ये तेलपदुत्य ने राष्ट्रकूट साम्राज्य को लगभग तहस नहस कर दिया था और उसी के ध्वंसावशेष पर कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तेलपदुत्य द्वारा किया जाता है। इसकी आरंभिक राजधानी अगर देखा जाए तो मान्यखेत होती है और बाद में कल्याणी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। इसी के नाम पर कल्याणी के चालुक्य वंश कहलाया गया। सबसे प्रतापी राजा, कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा विक्रमादित्य 6 हैं। दोस्तों हम बताए थे कि भारतीय इतिहास में कुल 14 विक्रमादित्य हुए हैं, उसमें से कल्याणी के चालुक्य वंश के जो विक्रमादित्य होते हैं वो 6ठा नंबर के विक्रमादित्य होते हैं। सबसे प्रतापी राजा विक्रमादित्य 6। इसी के दरबार में विल्हन और विज्ञानेश्वर 2 प्रसिद्ध निर्माता यानी कि पुस्तक निर्माता थे। इन्होंने, विज्ञानेश्वर ने हिंदी विधि वेता पर आधारित मिताक्षरा की रचना, मिताक्षरा के रचयिता कौन थे? विज्ञानेश्वर। और विल्हन की रचना जो है विक्रमांक देवचरित, इसमें विक्रमादित्य 6 के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। अंतिम शासक अगर देखा जाए सोमेश्वर चतुर्थ थे, जो तेलप तृतीय का पुत्र था। इस वंश में ग्राम के अधिकारी को गोमुंड कहा जाता था। कल्याणी के चालुक्य वंश में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये वाला, इस कल्याणी के चालुक्य वंश में ग्राम के अधिकारी को गोमुंड कहा जाता था, जिसकी नियुक्ति सीधे केंद्र द्वारा किया जाता था। इस प्रकार ग्रामीण स्थिति जो है थी, ग्रामीण स्थिति कल्याणी के चालुक्य वंश के शासनकाल में बहुत ही मजबूत होती थी, क्योंकि सीधा केंद्र द्वारा ग्राम पर निरीक्षण किया जाता था। तो ये था दोस्तों आज का क्लास, जिसमें हम लोग दक्षिण भारत का इतिहास का द्वितीय भाग का तीसरा लेक्चर पढ़े। एक लेक्चर और होगा, उसके बाद दक्षिण भारत का इतिहास का द्वितीय भाग समाप्ति के साथ दक्षिण भारत का इतिहास का पूरा हम लोग इतिहास पढ़ लेंगे। और उसके बाद दक्षिण भारत का इतिहास का प्रथम भाग और द्वितीय भाग को पढ़ने के बाद मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके एग्जामिनेशन में आपसे एक भी प्रश्न इन अध्यायों से नहीं छूटेगा। तो ये था दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा दूसरे भी दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए और कमेंट करना ना भूले दोस्तों। कमेंट से हमें ये पता चलता है कि क्लास में क्या सुधार होना है और उसी के आधार पर नेक्स्ट वीडियो में हम सुधार करते हुए वीडियो को प्रस्तुत करते हैं। तो ये था दोस्तों आज का क्लास। अब मैं क्लास समाप्ति की घोषणा करता हूं। गुड इवनिंग अगेन।